जैसा कि आप सभी को पता है कि हम GS1 कर रहे हैं, जिसके अंदर हम पढ़ रहे हैं सोसाइटी, GS1 मेंस सोसाइटी, जिसके अंदर हम बात कर रहे हैं स्टैटिक प्लस PYQ क्वेश्चंस। जितने भी सोसाइटी में क्वेश्चन आए हैं UPSC में, वो बात करेंगे। प्लस आज हम जो बात करने पर, ये लगातार हम 5 दिन से और 5 दिन से हम क्वेश्चन कर रहे हैं, और आज है लास्ट दिन, जो कि है छठा दिन। ये लास्ट दिन के अंदर आज हम कंप्लीट ग्लोबलाइजेशन ख़त्म कर देंगे, राइट। तो ग्लोबलाइजेशन होता क्या है वो बात करते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन, अगर सिंपल डेफिनेशन की बात करो, ग्लोबलाइजेशन क्या होता है? जब एक कंट्री और दूसरी कंट्री, मैंने आपको पहले ही बताया कि इसके अंदर फ्री फ्लो ऑफ टेक्नोलॉजी, लेबर, गुड्स एंड सर्विसेज, एंटरप्रेन्योरशिप जब ट्रांसफ़र होती है एक कंट्री से दूसरे के बीच में, उसी को हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं, राइट। इतना समझ में आया था? सिंपल सी डेफिनेशन है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। आ जाते हैं UPSC के कुछ PYQ जो पास्ट ईयर में आए हुए हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं। इलुसिटेट द रिलेशनशिप बिटवीन द ग्लोबलाइजेशन एंड न्यू टेक्नोलॉजी। पहले कीवर्ड्स को ध्यान रखो, ठीक। इन अ वर्ल्ड ऑफ स्केयर रिसोर्सेज विद स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया। यानी कि क्या पूछ रहा है? वो पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है, ग्लोबलाइजेशन और इमर्जिंग न्यू टेक्नोलॉजी के बीच में क्या रिलेशनशिप है, और किसके रेफरेंस में? वर्ल्ड स्केयर रिसोर्सेज, वर्ल्ड स्केयर रिसोर्सेज के कॉन्टेक्स्ट के अंदर, राइट। समझ में आया कि ग्लोबलाइजेशन और न्यू टेक्नोलॉजी के बीच में क्या रिलेशन है इन टर्म्स ऑफ वर्ल्ड स्केयर रिसोर्सेज, यानी कि इस रिसोर्सेज की कमी होने के अंतर्गत ग्लोबलाइजेशन का न्यू टेक्नोलॉजी से क्या संबंध है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलो देखते हैं, अभी क्वेश्चन पढ़ेंगे तो और समझ में आ जाएगा। ग्लोबलाइजेशन encompasses the increasing integration of economy, culture, society on a global scale. New technology refers to the rapid development of the digital technology, automation, AI, and other innovation tools that reshape the industry and society. तो ग्लोबलाइजेशन क्या है? ग्लोबलाइजेशन इंटीग्रेशन है इकोनॉमी, कल्चर, सोसाइटी और एट ग्लोबल स्केल पर, जहाँ पर रैपिड डेवलपमेंट होता है डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ का, ऑटोमेशंस का, AI का, और अदर इनोवेशंस भी होते हैं जो इंडस्ट्री को रीशेप करते हैं, राइट। नॉर्मल डेफिनेशन, नॉर्मल इंट्रोडक्शन। अब पहले पॉइंट पे आते हैं, द रिलेशन बिटवीन ग्लोबलाइजेशन एंड न्यू टेक्नोलॉजी। ग्लोबलाइजेशन और न्यू टेक्नोलॉजी के बीच में क्या रिलेशन है, जो हमने यहाँ बताया। ग्लोबलाइजेशन और न्यू टेक्नोलॉजी के बीच में, इन दोनों के बीच में रिलेशन है क्या? इन कंटेक्स्ट ऑफ स्केयर रिसोर्सेज। तो यहाँ पर जो स्केयर रिसोर्सेज है ना, वो भी आना चाहिए। अब देखो पॉजिटिव रिलेशन क्या है दोनों के बीच में। पॉजिटिव रिलेशन क्या है हमारा? चेंजिंग पैटर्न द रिसोर्स यूज़, कि रिसोर्स यूज़ के पैटर्न में चेंजेस होना। जैसे कि हमारा इजी एक्सेस ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, लाइक जिससे क्या होता है हमारा माइनिंग, यानी कि टेक्नोलॉजी अच्छी हो रही है तो बेटर माइनिंग होगी। किसकी वजह से? लाइक लिथियम प्रेजेंट इन द सर्टेन प्लेसेस यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट ग्लोबली। यानी कि टेक्नोलॉजी का यूज़ करके माइनिंग करना। माइनिंग कैसे भाई? टेक्नोलॉजी का यूज़ करके कैसे माइनिंग करेंगे? तो लिथियम पता कैसे चलेगा? तो टेक्नोलॉजी से तो पता चलेगा कि इस एरिया के अंदर लिथियम है। तो टेक्नोलॉजी से हमारा, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के यूज़ से हमारा, तो एक तो कंटेक्स्ट हो गया माइनिंग का कंटेक्स्ट। दूसरा एक और कंटेक्स्ट हो गया, दूसरा कंटेक्स्ट हो गया कि प्रोडक्ट न्यू, यानी कि न्यू टेक्नोलॉजी का यूज़ करके लिथियम प्रोडक्ट्स बनाना, लाइक रिचार्जेबल बैटरीज, रिचार्जेबल एफिशिएंट बैटरीज। तो ये उसका पॉइंट आ गया, लिथियम प्रेजेंट ऑन द सर्टेन प्लेसेस यूज फॉर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स ग्लोबली, कि जो लिथियम का यूज़ करके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बनाना, ठीक है। तो एक टेक्नोलॉजी का यूज़ क्या हो गया? एक टेक्नोलॉजी का यूज़ हो गया कि हम टेक्नोलॉजी से माइनिंग का देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ माइनिंग हो सकती है टेक्नोलॉजी का यूज़ करके। दूसरा, हम ये भी देख रहे हैं कि नए नए गैजेट्स क्या क्या बन रहे हैं, राइट। दोनों पॉइंट समझ में आ गए होंगे। एक्वायर्ड बेस्ट टेक्नोलॉजी, अब ग्लोबलाइजेशन के कंटेक्स्ट में क्या है कि ग्लोबलाइजेशन में सबको बेस्ट टेक्नोलॉजी की होड़ लगी हुई है कि हम भी बेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ करें। लाइक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री सफ़र फ्रॉम आउटडेटेड टेक्नोलॉजी। जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है वो सफ़र कर रही है आउटडेटेड टेक्नोलॉजी से।
फॉरेन टेक्नोलॉजी हेल्प करेगी एक्वायर्ड एंड बुल टेक्नोलॉजी, जिससे जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया इंपोर्ट टर्बोजेट फॉर ट्रांसशिपमेंट ऑफ मॉडर्न डिफेंस इक्विपमेंट। जैसे कि हमें पता ही है कि जो इंडिया का जो मैक्सिमम वो इम्पोर्ट ही होता है डिफेंस, जो भी डिफेंस की चीज़ें हैं वो क्या होती है, हमारे इंडिया की इम्पोर्ट होती हैं। तो कहीं ना कहीं बेस्ट टेक्नोलॉजी यहाँ पर ग्लोबलाइजेशन का रिलेवेंस ज़रूर होना चाहिए। देखो ग्लोबलाइजेशन से बेहतर लिथियम बनाना, ग्लोबलाइजेशन से बेहतर एक्वायर्ड बेस्ट टेक्नोलॉजी का अडॉप्शन करना, ग्लोबलाइजेशन यानी कि शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज। शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज कैसा? शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज इन द एरिया वेयर देर इज ए स्कैरसिटी, जहाँ पर स्कैरसिटी है। फॉर एग्जाम्पल वाटर वाटर स्केयर कंट्रीज इन द वेस्ट एशिया आर एबल टू सेटिस्फाई देयर नीड्स, यानी कि ग्लोबलाइजेशन का यूज़ करके जहाँ पर स्कैरसिटी है, हम क्योंकि एक कंट्री दूसरे कंट्री से रिलेशन अच्छे हैं, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं अपनी वाटर स्कैरसिटी को पूरा कर रही है, राइट। फिर आता हमारा कुछ जगह इफिशिएंट इंप्रूव हो रहे हैं। ग्लोबलाइजेशन हेल्प करता है टू इंक्रीज इन इफिशिएंसी ऑफ द रिसोर्सेज स्पेशलाइज इन द प्रोडक्ट ऑफ सर्टेन रिसोर्सेज, जैसे कि जर्मनी एंड नीदरलैंड एक्सपर्ट है पावर जनरेशन के अंदर। तो ग्लोबलाइजेशन की असर से जो वो कंट्री जो कि अच्छी नहीं है पावर जनरेशन में, तो वो पावर जनरेशन में हेल्प कर रही है इनका, ठीक है, ठीक है, ठीक है। टेक्नोलॉजी हेल्प इन आउटसोर्सिंग, आउटसोर्सिंग मेडिकल ट्रांसशिपमेंट क्लिनिक केमिकल ट्रायल्स इन सब में यूज़ होती है हमारा। जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी इन नैनो टेक्नोलॉजी एडिंग हेल्पिंग रिसोर्सेज इसके रीजन ऑफ ओशन, जहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी नैनो टेक्नोलॉजी की जो ये टेक्नोलॉजी नहीं है, जैसे कि एशिया वाले किसी भी रीजन के अंदर वो मिलने में दूसरी कंट्री से हेल्प होता है। एडटेक प्लेटफॉर्म्स लाइक बायजूस एंड अकेडमी एंड डिजिटल यूनिट्स ग्लोबली ग्लोबल यूनिवर्सिटी अवार्ड्स। तो ये जो डिफरेंट आउटसोर्सिंग मेडिकल ट्रांसशिपमेंट केमिकल्स, तो टेक्नोलॉजी हेल्प करती है, ग्लोबलाइजेशन हेल्प करती है जो इंडिया को नहीं आता है या इंडिया को जो आता है, तो ऐसी चीज़ें आउटसोर्स करने में। फॉर एग्जांपल यहाँ पर इंडिया है, यहाँ पर कोई दूसरी कंट्री है, तो भाई इंडिया को ये सारी चीज़ें करने में कुछ चीज़ महंगी पड़ रही है, तो वो क्या करती है, वो आउटसोर्स कर लेती है। जैसे कि बाहर की कंट्री आउटसोर्स कर रही है, लाइक हमारा बीपीओ में आउटसोर्सिंग, जैसे हमारी किसी इंडिया की तरफ से कोई बात कर रहा है बाहर की कंपनी के लिए, ठीक। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर हमारा क्या आउटसोर्सिंग कर लेते हैं, हम मेडिकल इक्विपमेंट्स बाहर से मंगवाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हमारा ग्लोबलाइजेशन एक नई टेक्नोलॉजी को हमारे भारत के आने में, चाहे वो डिफेंस हो, चाहे वो पावर जनरेशन हो, चाहे वो लिथियम गैजेट्स हो, वाटर स्कैरिसिटी हो, माइनिंग हो, ठीक है, डिफरेंट टेक्नोलॉजी हो या बायोटेक्नोलॉजी हो, नैनो टेक्नोलॉजी हो, ऐसी सिचुएशन के अंदर हम यूज़ करते हैं, राइट। फिर क्या बात आती है, ग्लोबलाइजेशन इन द स्मार्ट फार्मिंग। ऑब्वियस सी बात है, ग्लोबलाइजेशन हेल्प करता है इन स्मार्ट फार्मिंग, जिसकी वजह से क्या होता है हमारा, बाय यूजिंग टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी की हेल्प से टेक्नोलॉजी की हेल्प से हमारा स्मार्ट फार्मिंग की जाती है, राइट। और ये टेक्नोलॉजी कहाँ से बेनिफिट मिलती है हमारी, ये टेक्नोलॉजी आती है हमारे ग्लोबलाइजेशन के थ्रू। इंप्रूव द रिसोर्स मैनेजमेंट एंड क्रॉप यील्ड कंपोस्टिंग इशू, लाइक अभी टेक्नोलॉजी किसमें कि हाँ कुछ ऐसा कंपोस्ट बना दिया गया कि जिससे लाइक, ये तो चलो ठीक है हमारी ही ICMR, ठीक है, कि फॉर एग्जांपल जैसे अभी दिल्ली के अंदर पराली वाली सिचुएशन है, तो ये तो हमारे खुद के ही इंडिया के किसी इंस्टीट्यूट ने बनाई है कि पराली को केमिकल में बनाओ और वो खुद ही खुद बायोडिग्रेड हो जाएगी। बट ऐसी ऐसी ही कोई टेक्नोलॉजी बाहर से भी तो मंगवाई जा सकती है, जहाँ पर इंडिया यूज़ कर सकती है, लाइक बायोटेक्नोलॉजी इन द स्मार्ट फार्म, ताकि फार्मिंग जो होती है स्मार्ट हो सके। या ऐसे यूज़ कर सकते हैं कि ऐसे पेस्टिसाइड, ऐसे फर्टिलाइजर्स जो हमारे एग्रीकल्चर को हार्म ना करें, वो हम ग्लोबली इंपोर्ट कर सकते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट है हमारे हमारे न्यू टेक्नोलॉजी के एडॉप्शन में और स्कैसिटी ऑफ रिसोर्सेज में, ठीक है। तो ये वाला पार्ट देख लिया हमने, समझ में आया कि हमें कहाँ की, हमारे एग्रीकल्चर में, हमारे डिफेंस में, पावर वाटर इन सब में। डेवलपिंग टेक्नोलॉजी अलॉन्ग विद द ग्लोबलाइजेशन हैड मेड इट पॉसिबल टू डेवलप यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड्स। अब देखो डेवलपिंग टेक्नोलॉजी की वजह से एक हमारे स्टैंडर्ड्स भी बन जाता है कि ये वाली टेक्नोलॉजी ज़्यादा बेहतर है, ये उससे कम है, ये उससे कम है। एक मिनिमम लेवल ऑफ स्टैंडर्ड आपको पता चल जाता है कि हाँ ये अच्छी है, ये बेकार है, वो भी फ़ायदा है। लाइक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स अलाउ यूनिफॉर्मिटी इन द इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स अलाउ फोन मैनिपुलेशन टू यूज़ एनी पार्ट्स, ठीक है, कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही है कि हम आप यूज़ कर लेते हो तो कोई दूसरा पार्ट भी एज ए लोकल पार्ट भी किसी उसके अंदर, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल
बीइंग लेबर इंटेंसिव, टेक्नोलॉजी हेल्प करती है इन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड एक्सपेंडिंग इंडस्ट्रियल नेटवर्क इन द रूरल एरियाज। रूरल एरियाज़ के अंदर टेक्नोलॉजी हेल्प करती है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के अंदर। कॉस्ट को मिनिमाइज करती है, फॉर एग्जांपल PSLV यूज इन डिफरेंट कंट्रीज़। इंडिया की जो PSLV है, स्पेस जो रॉकेट है, लॉन्चिंग व्हीकल है, PSLV लॉन्चिंग व्हीकल है, वो अलग अलग कंट्री द्वारा यूज़ की जाती है क्योंकि वो सस्ती पड़ती है। इनोवेशन है सोलर एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, रिड्यूसिंग डिपेंडेंसी ऑन फॉसिल फ्यूल्स, यानी कि जो टेक्नोलॉजी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स एंड सोलर एनर्जी वो यूज़ की जाती है। अब देख लो घूम फिर के क्या है, घूम फिर के यही है कि जो टेक्नोलॉजी कहाँ कहाँ यूज़ हो रही है, हमारी एग्रीकल्चर के अंदर, डिफेंस के अंदर, रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर, लेबर मार्केट, शेयरिंग रिसोर्सेज, बेटर यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, इन सब के अंदर होते हो। आप ऐसा स्पोकन हब डायग्राम भी बना सकते हो। अब नेगेटिव्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन नेटवर्क क्या है? ऑब्वियस सी बात है, ग्लोबलाइजेशन के इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन होता है ड्यू टू ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज, ruthless facing of competition in the market, scaling quality products, चाइना मोबाइल फ़ोन इंडस्ट्री, यानी कि मार्केटिंग स्किलिंग क्वालिटी प्रोडक्ट्स होते हैं। और ये भी है कि ग्लोबलाइजेशन की कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। देखिए चाइना मोबाइल फ़ोन इंडस्ट्री रिच बिकॉज ऑफ रॉ मटेरियल विद दैट टेरिटोरियल बाउंड्री। बहुत ऑब्वियस बात है, चाइना हर चीज़ में रिच है, सेमीकंडक्टर में, इन सब में रिच है, तो उसकी चीज़ प्रोडक्ट भी बहुत सस्ते होंगे, तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक डिस्ट्रक्शन हो सकता है। फिर आता है हमारा इनकम डिस्पैरिटी इन द इनक्वालिटी, इनकम डिस्पैरिटी क्रिएट होती है। अब तो ये छोटी छोटी चीज़ है ना, ग्लोबलाइजेशन से क्या नेगेटिव इंपैक्ट है अभी, और इसका ब्रॉडली हम आगे पढ़ेंगे। अगेंस्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स, हाई ई वेस्ट जनरेशन होता है। ऑब्वियस सी बात है, जब इतने लोग मोबाइल खरीदे तो ई वेस्ट तो जनरेट हो गई। मोबाइल क्या, ई वेस्ट तो बहुत सारी चीज़ों में हो सकता है, कंप्यूटर में हो सकता है, लैपटॉप्स में हो सकता है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में हो सकता है। डिजिटल डिवाइड होता है, अनइक्वल एक्सेस ऑफ टेक्नोलॉजी, रूरल अर्बन डिवाइड होना इन द डिजिटल फॉर्म। डाटा एंड प्राइवेसी कंसर्न हो सकते हैं, रिस्क ऑफ डाटा ब्रीच। जॉब डिस्प्लेसमेंट होते हैं जिसकी वजह से माइग्रेशन होना, डिस्प्लेस वर्कर इन द ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज, लॉस ऑफ जॉब एंड नीड न्यू स्किल। ऑब्वियसली बात है, ये तो जब ग्लोबलाइजेशन आता है, न्यू टेक्नोलॉजी आती है, तो ग्लोबलाइजेशन आया, न्यू टेक्नोलॉजी आई, तो यहाँ पर स्किल्ड जो वर्कर हैं उनका काम ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू द जो नॉन स्किल हैं, या फिर जो न्यू स्किल है उनका ज़्यादा काम होगा, जो कम स्किल्ड है उनका काम नहीं होगा, जो ट्रेडिशनल से काम कर रहे हैं उनका काम नहीं होगा। ये भी एक कंसर्न है। फिर आता हमारा ओवर ओवर कंजप्शन ऑफ रिसोर्सेज, इंक्रीज वेस्टेज। ग्लोबलाइजेशन के अंदर जो कंज्यूमरिज्म कल्चर है या ओवर कंजप्शन कल्चर है बहुत ज़्यादा होता है, जिसके वजह से वेस्टेज ज़्यादा बढ़ जाती है। अब ये हमारा ग्लोबलाइजेशन एंड न्यू टेक्नोलॉजी हेल्प इन इंडिया, कैसे ग्लोबलाइजेशन एंड न्यू टेक्नोलॉजी हेल्प करता है इंडिया को। ग्लोबलाइजेशन और नई टेक्नोलॉजी, उसकी वजह से नई टेक्नोलॉजी कैसे हेल्प करती है इंडिया को। फॉर एग्जांपल न्यूक्लियर एनर्जी, ऑब्वियसली बात है इंडिया के पास वो टेक्नोलॉजी है ही नहीं है जो इनरिच न्यूक्लियर एनर्जी निकाल सके यूरेनियम को, क्योंकि इंडिया के पास है स्कैरसिटी ऑफ यूरेनियम ना, उसके पास वो टेक्नोलॉजी, तो वो क्या करता है, इंपोर्ट कर सकता है। फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड, फॉर एग्जांपल चाइना क्या है हमारा, API, इंडियाज प्रोक्यूर API फ्रॉम चाइना। व्हाट इज API? API वो होता है, इट इज़ फार्मास्यूटिकल को बनाने के लिए, यानी कोई भी मेडिसिन बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल होता है वो एक्चुअल में हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं, दिस इज API। ठीक है, तो ताकि हम लार्ज प्रोडक्ट्स ऑफ जेनेटिक मेडिसिन यूज़ कर सकें, तो फार्मेसी में हमारा यूज़ हो रहा है। फिर आ जाता हमारा ग्लोबलाइजेशन की यूज़ हो रहा है हमारा रिन्यूएबल क्या लिखा है मैंने, रिन्यूएबल एनर्जी है, क्योंकि हाँ सोलर एनर्जी बाय 100 गीगावाट बनाने की बात करिए, रिन्यूएबल एनर्जी, राइट, सो काट लेना। क्योर पॉल्यूशन एंड ई व्हीकल, ये ई व्हीकल है, ई व्हीकल प्रमोशन एंड कर्ब पॉल्यूशन। ठीक है, एक तरह से ये भी गलत लिखा मैंने, पॉल्यूशन को रोकना, कर पॉल्यूशन एंड ई व्हीकल प्रमोशन, ई व्हीकल को प्रमोशन करना और पॉल्यूशन को रोकना। दोबारा लिख देता हूँ मैं, ये वाला पॉइंट क्या है एक्चुअली में समझ में नहीं आ रहा होगा। ई व्हीकल को प्रमोट करना और पॉल्यूशन को रोकना या कम करना थ्रू टेक्नोलॉजी। फिर आता हमारा ग्लोबल फेसिंग इन द सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, लाइक इधर हम PSLV की बात कर ही चुके हैं। फिर आता हमारा ग्लोबलाइजेशन टेक्नोलॉजी प्रिवेंट्स टू साइड्स ऑफ कॉइन फॉर द इंडिया, ऑफरिंग अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ बट ऑल्सो हैव सम चैलेंजेस ऑफ इनक्वालिटी लाइक जॉब डिस्प्लेसमेंट, ये सब। तो ये भी लिख सकते हैं कि एक तो उन्होंने पॉजिटिव साइड बता दी, दूसरी नेगेटिव साइड बता दी, तो इसके लिए हम एक वर्ड याद किया था हमने कि डबल एज स्वॉर्ड।
तो ग्लोबलाइजेशन क्या है? ग्लोबलाइजेशन एक तरह से डबल एज स्वॉर्ड का काम करता है, जहाँ पर उसका एक बेनिफिट भी है, उससे कुछ नेगेटिव्स भी हैं, राइट। तो ऐसा करके हम इसका कंक्लूजन लिख सकते हैं। मूव करें नेक्स्ट में। चलो, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। पहला है पूरा पूरा क्वेश्चन कि ग्लोबलाइजेशन का रिलेशन विद द टेक्नोलॉजी इन द वेरियस फील्ड्स। फिर आ जाता है हमारा उसके नेगेटिव्स ग्लोबलाइजेशन के। फिर आता है हमारा ग्लोबलाइजेशन इन द न्यू टेक्नोलॉजी यूज इन इंडिया, कैसे हेल्पफुल है फॉर इंडिया के लिए, राइट। आ जाते हैं हम नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारा ग्लोबलाइजेशन इज जनरली सेट टू प्रमोट कल्चर होमोजेनाइजेशन but due to this culture specification appears to be strengthened in the Indian society। तो यहाँ पर दो क्वेश्चन बनते हैं कि कैसे ग्लोबलाइजेशन प्रमोट करता है कल्चर होमोजेनाइजेशन को, सेम वहीं पर ग्लोबलाइजेशन कैसे स्ट्रेंथन करता है इंडियन सोसाइटी को, कल्चर ऑफ इंडियन सोसाइटी को। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है कि ग्लोबलाइजेशन कैसे प्रमोट कर रहा है कल्चर होमोजेनाइजेशन को, दूसरा ग्लोबलाइजेशन कैसे स्ट्रेंथन करता है कल्चर ऑफ इंडियन सोसाइटी को। ठीक है, देख लेते हैं। अब जाता हमारा, अब देखो यहाँ पर दो क्वेश्चन बन सकते हैं। अब ये आ गया, अब क्वेश्चन बोल दिया कि इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इंडियन सोसाइटी, तो आप लिख सकते हो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट में लिख सकते हो, एक नेगेटिव इम्पैक्ट में लिख सकते हो, घूम फिर के इम्पैक्ट ही तो है। तो आप अगर आपसे डायरेक्ट वैसा पूछेगा तो है नहीं, ये यूपीएससी यूपीपीएससी में जरूर पूछ सकता है कि ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट, तो क्वेश्चन वो हमेशा यही पूछता है। तो किसी भी क्वेश्चन की हेडिंग इनमें ही बनती है, चाहे ग्लोबलाइजेशन क्या है, कि इसके क्या पॉजिटिव्स हैं, क्या इसके नेगेटिव्स हैं, इसका इम्पैक्ट क्या है हमारे इंडिया पे, और इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। ये चार हेडिंग में ही खत्म है। और हम नेगेटिव है तो हम क्या कर सकते हैं, वे फॉरवर्ड क्या कर सकते हैं, और इसका बेटर यूटिलाइजेशन कैसे कर सकते हैं। बस इससे ज़्यादा कोई हेडिंग ही बनेगी नहीं। तो मैं जब भी बोलता हूँ कि कोई भी क्वेश्चन आए ना, उसको हमेशा इन हेडिंग में तोड़ दो। चाहे कोई भी क्वेश्चन आए, उसका पॉजिटिव क्या है, उसका नेगेटिव क्या है, उसका इम्पैक्ट पूछा है क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं, क्या वे फॉरवर्ड पूछा है कि क्या करना चाहिए, ये पूछा है क्या। तो आप इन हेडिंग में तोड़ दोगे, आप पता चल जाएगा। अब यहाँ पर कहीं लिखा था कि यहाँ पर इसका इम्पैक्ट पूछा है, तो घूम फिर के ये है ना कि ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट क्या है, प्रमोटिंग कल्चर ह्यूमनाइजेशन, और ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट क्या है कि इंडियन सोसाइटी को स्ट्रेंथन करने में। तो आप इजीली लिख सकते हो अगर आपने ऐसा सोचा होता तो, नहीं तो आप घूम जाओगे कि अच्छा इसमें क्या पूछ दिया। चलो, होमोजिनाइजेशन ऑफ कल्चर। होमोजिनाइजेशन क्या होता है कल्चर का, कि इंक्रीजिंग सिमिलैरिटी इन द कल्चर, कल्चर के अंदर सिमिलैरिटी बढ़ते जाना। अब कल्चर में आपको मैंने क्या क्या बताया था, कल्चर के अंदर आया था हमारा फैमिली स्ट्रक्चर, हमारा लैंग्वेज, एंटरटेनमेंट, कंज्यूमरिज्म, फूड, ये सारे आ जाते हैं। तो हमारा नॉलेज, बिलीफ, ये भी सब आ जाते हैं। इसके अंदर आता हमारा होमोजेनाइजेशन ऑफ कल्चर की वजह से क्या होता है, फैमिली स्ट्रक्चर जो हो रहा है जॉइंट फैमिली से क्या हो रही है, हमारी न्यूक्लियर फैमिली की तरफ मूव करते जा रहे हैं। फूड के अंदर मैकडोनलाइजेशन हो रहा है ग्लोबली। मैकडोनलाइजेशन क्या हो रहा है, मतलब कि फास्ट फूड और चाइनीज़ डिशेज़ लोगों को पसंद आ रही हैं ज़्यादा, उसको मैकडोनलाइजेशन या KFC का ज़्यादा खाना पसंद आ रहा है। कंज्यूमरिज्म कल्चर बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, टेकिंग टेकिंग लोड्स टेकिंग लोन लेना बहुत ईजी हो गया है, बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इतने सारे बढ़ गए हैं। सिनेमा हॉल ज़्यादा हैं, मल्टीप्लेक्स और थिएटर्स काफ़ी ज़्यादा हैं, यूज़ ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो ये कल्चर कहीं से कहीं सिमिलैरिटी की तरफ जा रहा है कि लोग कंज्यूमरिज्म होते जा रहे हैं, लोग फूड कल्चर के नाम पर हमारा मैकडोनल्ड KFC खाना पसंद करते हैं। क्या बोलते हैं, जॉइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली होता जा रहा है वर्ल्ड से कंपेयर करके देखो। फिर आता हमारा एंटरटेनमेंट में सिनेमा हॉल जाना पसंद करते हैं, मल्टीप्लेक्स जाना पसंद करते हैं, सेम लैंग्वेज के अंदर इंग्लिश लैंग्वेज बढ़ती जा रही है। अब दूसरा बात करते हैं हम हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, इंटरेक्शन बिटवीन लोकल कल्चर एंड द ग्लोबल कल्चर में कैसे इंटरेक्शन हो रहा है। लोकल कल्चर में लाइक फूड कल्चर में जैसे पनीर टिक्का, नवरात्रि थाली, लाइक नवरात्रि थाली मिलने लग रही है बाहर जाके देखें तो। मूवीज़ के अंदर हमारा लोगों को चाइनीज़, हॉलीवुड और कोरियन पसंद आ रही है, कोरियन ड्रामा पसंद आ रहे हैं। सेलिब्रेशन ऑफ वैलेंटाइन डे, न्यू ईयर, गुड फ्राइडे, क्रिसमस, आजकल तो हेलोवीन्स भी चल रहा है। तो ये सब मैरिज के अंदर आ जाता है हमारा। तो इंपॉर्टेंस ऑफ मैरिज इन इंस्टीट्यूट डिक्रीजिंग होती जा रही है, मैरिज का जो इंपॉर्टेंस है वो कम होता जा रहा है। मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन का जो इंपॉर्टेंस है वो कम होता जा रहा है। लाइक हमारा लिव इन रिलेशनशिप बढ़ती जा रही है, इंक्रीज इन द इंडिविजुअल रोल ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, जो मैरिज बिकम प्रोफेशनल और कॉन्ट्रेक्चुअल होती जा रही हैं। कल्चर स्पेसिफिसिटी स्ट्रेंथन। अब दूसरा पार्ट में पूछा था कि जो कल्चर है वो स्ट्रेंथन करती है हमारी इंडियन सोसाइटी को, कैसे हमारा कल्चर स्पेसिफिसिटी स्ट्रेंथन द इंडियन सोसाइटी कैसे कर रही है। जैसे हमारा रिवाइवल ऑफ योगा हो रहा है,
इंटरनेशनल ऑफ योगा, इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ योगा, रिवाइवल ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन, डिमांड ऑफ लोकल हैंडीक्राफ्ट्स, इंक्रीज इन द ग्लोबल टूरिज्म, जैसे GI टैग हैंडीक्राफ्ट आ गया, कल्चर एंड कल्चर ऑफ नमस्ते रिकग्नाइज कॉल ग्लोबली, सोशल मीडिया रील्स बहुत बढ़ती जा रही है जहाँ पर हमारा लोकल म्यूजिक और ट्रेडिशन को ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। तो ग्लोबलाइजेशन लेड टू द चैलेंज इन द सोसाइटी वैल्यूज एंड ट्रेडिशन बट ऑल्सो प्रोमोटिंग ट्रेडिशनल वैल्यूज, लोकल एडेप्टेशन, ग्लोबल कल्चर एक्सेट्रा, एक्ट एज अ डबल एज सॉर्ट फॉर द इंडियन सोसाइटी। सेम वही चीज़ें जो मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट करें। नेक्स्ट क्या है, शुरू करते हैं चलो। ग्लोबलाइजेशन हैज़ इंटेंसिफाइड एलिनेशन, एक्सप्लोटेशन, कमोडिफिकेशन ऑफ ह्यूमन लाइफ। डू यू एग्री कि जो ग्लोबलाइजेशन है वो इंटेंसिफाई करता है, बढ़ाता है एलिनेशन को, एक्सप्लोटेशन को, कमोडिफिकेशन को, इसकी ह्यूमन लाइफ की। क्या आप इससे सहमत है? आप जस्टिफाई करो इसको, पॉइंट को। अब जस्टिफाई करेंगे, डू यू एग्री है, तो ये चीज़ तो बताएंगे ही बताएंगे, मगर इसका एक दूसरा पॉइंट भी बताएंगे, इसका पॉजिटिव। तो ये सारे क्या नेगेटिव की तरफ को शोध कर रहा है, एलिनेशन, एक्सप्लोटेशन और हमारा कमोडिफिकेशन नेगेटिव की तरफ को मूव कर रहा है। तो हम इसका एक पॉजिटिव व्यू एंगल भी दिखा देंगे, जो क्या है कि नहीं नहीं, इसका कुछ समथिंग पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी हैं, वो सारे लिख देंगे। राइट, चलो शुरू करते हैं। ग्लोबलाइजेशन की नॉर्मल डेफिनेशन जो हमने बताई थी, कहीं से भी उठा के देख लो, वही लिख देना। फिर आता हमारा ग्लोबलाइजेशन इंटेंसिफाई एलिनेशन। अब सभी का एक एक पॉइंट करके हम एक्सप्लेन करें, एलिनेशन कैसे करेगा, एक्सप्लोटेशन कैसे करेगा और कमोडिफिकेशन कैसे करेगा। जैसे कि हमारा जो ग्लोबलाइजेशन है, ग्लोबलाइजेशन की जब भी हम बात करते हैं तो इन द टर्म्स ऑफ अर्बनाइजेशन, टेक्नोलॉजी, इनइक्वालिटी, या सोसाइटी के बेसिस पे, या फैमिली के बेसिस पे, या कल्चर के बेसिस पे करते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन का अर्बनाइजेशन पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा? ग्लोबलाइजेशन का इंपैक्ट पड़ेगा, तो अब जब अर्बनाइजेशन होगा, ग्लोबलाइजेशन होगा तो अर्बनाइजेशन होगा, अर्बनाइजेशन होगा तो माइग्रेशन टू रूरल टू अर्बन होगा। जब रूरल टू अर्बन होगा तो मैंने बताया था फ्रिंज पर हमारा, फ्रिंज की सिटीज़ पर हमारा क्या हो जाएंगे, स्लम्स क्रिएट हो जाएंगे, जिसकी वजह से फीलिंग ऑफ एलिनेशन होगा और इंडिफरेंस क्रिएट होगा किनका, जो पुअर लोग हैं उनका, टू द जो कि हमारा थोड़ा वेल्दी फैमिली है उनके प्रति। ठीक, ऑलरेडी समझा दिया था मैंने पिछले लेक्चर्स में। इमरजेंस ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी इन फेवर ऑफ स्किल्ड वर्कर्स, जो इमरजेंस न्यू टेक्नोलॉजी होगी वो स्किल्ड वर्कर्स के फेवर में होगी, जिसकी वजह से उनका गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होगा। बट कुछ जब टेक्नोलॉजी आएगी, जो अनस्किल्ड लेबर है उनकी लॉस, जॉब चली जाएगी, कोई एम्प्लॉयमेंट होगा, पुअर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होगी, जिससे फिर से एलिनेशन की प्रॉब्लम क्रिएट होगी। इनइक्वालिटी क्या होगा, बिटवीन द फॉर्मल एंड द यूनिफॉर्मल, यूनिफॉर्मल इनफॉर्मल, ये गलत लिखा, इनफॉर्मल, बिटवीन द फॉर्मल एंड अनफॉर्मल सेक्टर्स ऑफ वर्क, बिटवीन द वुमेन एंड मैन, कॉज ऑफ एलिनेशन। भेद क्रिएट होंगे वुमेन और मैन के बीच में, अर्निंग डिफरेंशियल्स होंगे, ऑब्वियसली बात है। ग्लोबलाइजेशन तो वर्क तो हो गई, जिसकी वजह से वुमेन और मैन के अंदर डिफरेंशिएट क्रिएट्स होंगे इन टर्म्स ऑफ वर्क प्लेस के अंदर, इन टर्म्स ऑफ अर्निंग डिफरेंशियल्स। चेंजिंग इन द फैमिली एंड स्ट्रक्चर, फैमिली एंड स्ट्रक्चर ऑलरेडी मैंने बता दिया कि जॉइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली में ट्रांसफर हो जाएगा, जिसकी वजह से फीलिंग ऑफ एलिनेशन द सोसाइटी बिटवीन देयर लव वंस आ जाता हमारा। ग्लोबलाइजेशन इंटेंसिफाई करता है एक्सप्लोटेशन को। हाउ ग्लोबलाइजेशन इंटेंसिफाई एक्सप्लोटेशन, एक्सप्लोटेशन सिंपल सी बात है कि ग्लोबलाइजेशन होगा तो माइग्रेशन ऑफ वर्कर्स होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, टू गेट बेटर एम्प्लॉयमेंट, माइग्रेशन होगा तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी के लिए बाहर जाएगा, बाहर जाएगा तो बाहर, क्योंकि एक ही स्पेस के अंदर बहुत ज़्यादा लोग काम करने वाले हैं, तो उसको कम पैसे पे काम करने के लिए दिया जाएगा, जिसके बाद उससे ज़्यादा 10 से 12 घंटे काम करवाया जाएगा, जिसका क्या होगा, घूम फिर के उसका एक्सप्लोटेशन होगा। एक्सप्लोटेशन ऑफ अनस्किल्ड वर्कर्स होगा, क्योंकि लैक ऑफ स्किल होगी तो ऑब्वियस बात उसका एक्सप्लोटेशन होगा। फैसिलिटेट ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग होगी, यानी कि ग्लोबलाइजेशन इंटीग्रेट्स करेगा ह्यूमन ट्रैफिकिंग, चाहे वो फोर्स प्रोस्टिट्यूशन क्यों ना हो, फोर्स लेबर हो, या फिर हमारा बॉन्डेज लेबर हो, डेप बॉन्डेज हो। फिर आता हमारा अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन क्या होता है हमारा, अर्बनाइजेशन से कैसे हमारा कनेक्टेड है, जैसे कि हमारा अर्बनाइजेशन की ग्लोबलाइजेशन होगा तो अर्बनाइजेशन होगा, अर्बनाइजेशन होगा तो हमारा ओवर पॉपुलेशन होगा, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं क्या होगा, वेरी लो वेजेस होंगे और एक्सप्लोटेशन होगा। फिर दोबारा क्रिएट अनइक्वालिटी बिटवीन मैन एंड वुमेन, सेम वही चीज़ जो हमने ऊपर पढ़ी थी। आ जाते हैं ग्लोबलाइजेशन की वजह से कमोडिफिकेशन कैसे होगा। अब ऑब्वियसली बात है, ग्लोबलाइजेशन की कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर होगा, इसके बाद हाई यूज़ ऑफ फर्टिलाइजेशन फॉर होगा, जिसकी वजह से हमारा सिंपल सी बात है, कमोडिफिकेशन होगा तो हम फर्टिलाइजर्स का यूज़ ज़्यादा करेंगे और कोशिश करेंगे से ज़्यादा ग्रीन हो, और किसकी सोचेंगे नहीं, उस हम इन न्यूट्रिएंट्स लॉस हो जाएगा, हमारा हेल्थ प्रॉब्लम्स हो जाएगा, और सॉइल डिग्रेडेशन, हम इन सब की चीज़ों के बारे में सोचेंगे ही नहीं। ठीक, न्यूट्रिशन के बारे में नहीं सोचेंगे, हेल्थ के बारे में नहीं सोचेंगे, सॉइल के बारे में नहीं सोचेंगे। हमको मेन चीज़ क्या, हमें चाहिए कमोडिटी, हमें चाहिए प्रॉफिट, दिस इज कमोडिफिकेशन। सेम एक्सट्रैक्शन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज,
हम नेचुरल रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा माइनिंग करेंगे, इसकी वजह से लोगों का माइग्रेशन होगा। ऑब्वियसली बात है, जहाँ पर ये आ गया तो यहाँ पर लोग रहते थे कुछ पहले, अब सरकार ने बोल दिया भाई यहाँ पर माइनिंग करो, अब माइनिंग करेंगे तो यहाँ के लोग डिस्प्लेस होकर कहीं और जाएंगे। अब यहाँ पर क्या होगा, अब इनके पास ना घर है, ना खाना है, ना पीना है, घूम फिर के किसकी और मूव कर जाएंगे, पॉवर्टी के ऊपर मूव कर जाएंगे, जिसकी वजह से हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम में क्रिएट हो जाएगा। फिर आता हमारा तो हाउ ग्लोबलाइजेशन कमोडिफिकेशन की वजह से हमारा प्रॉफिट की वजह से लोगों को प्रॉब्लम कैसे हो रही है। फिर था हमारा ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी फोर्स लेबर, डेप बॉन्डेज, फोर्स प्रोस्टिट्यूशन होना, ठीक है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग होना इज अ कमोडिफिकेशन, राइट। फिर आता है हमारा कि बट लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हैं, सारे के सारे नेगेटिव नहीं है ग्लोबलाइजेशन को लेकर। लाइक पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हैं, जैसे कि स्प्रेड ऑफ फेमिनिस्ट मूवमेंट, जैसे मी टू मूवमेंट लॉन्च हुआ, फेमिनिस्ट मूवमेंट लॉन्च हुआ फॉर द वुमेन, पेट्रियार्कल नेचर चेंज हुआ, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर आया, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, प्रमोट गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशन हुआ, लिबरल थॉट्स हुए, एम्प्लॉयमेंट बढ़ा। एट द सेम टाइम एग्रीकल्चर जो एक्टिविटी है वो बढ़ी, फूड सिक्योरिटी बढ़ी, जो कास्ट सिस्टम है वो कमज़ोर हुआ, बट ऑब्वियसली बात है क्लास सिस्टम बढ़ गया बट कास्ट सिस्टम तो कमज़ोर हुआ। इंक्लूसिविटी बढ़ गई, राइज इन एक्सेप्टेंस ऑफ होमोसेक्सुअलिटी को बढ़ावा मिला, LGBTQ राइट्स आए, मतलब नए नए थाट्स लेके आए। हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आया क्योंकि इन्वेस्टमेंट आ गई ग्लोबलाइजेशन की वजह से, इन्वेस्टमेंट इन द एजुकेशन, इन्वेस्टमेंट इन द हेल्थ सेक्टर, इन्वेस्टमेंट इन द रूरल सेक्टर, जिसकी वजह से हर जगह कहीं ना कहीं फ़ायदा हुआ। डिजिटली इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा हुआ, तो लोगों को डिजिटली टेक्नोलॉजिकली ड्रिवन हुए ज़्यादा। घूम फिर के वही एक डेफिनेशन, उसको याद कर लेना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो ग्लोबलाइजेशन के ऊपर 10 क्वेश्चन तो आएंगे ही नहीं, एक क्वेश्चन आएगा तो उसके अंदर आप एक ही नॉर्मल सा कंक्लूजन या इंट्रो याद करके चले जाओगे ग्लोबलाइजेशन के अंदर उसकी डेफिनेशन और उसकी कंक्लूजन के अंदर उसका नॉर्मल कोई भी एक कंक्लूजन, तो आप हो 10 कंक्लूजन याद करने की ज़रूरत भी नहीं है और वो याद भी नहीं होने वाली। मूव करें नेक्स्ट, आ जाते हैं डिस्कस द चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटी एसोसिएटेड विद द ऑर्गेनाइजेशन। अर्बनाइजेशन से रिलेटेड कोई क्या अपॉर्चुनिटी और क्या चैलेंजेस हैं, यानी कि घूम फिर के मैंने बोला था ना, चैलेंजेस यानी कि उसके नेगेटिव्स, अपॉर्चुनिटी यानी कि उसके पॉजिटिव्स। तो अर्बनाइजेशन जब होगा तो उसके क्या क्या पॉजिटिव्स होंगे और क्या क्या नेगेटिव्स होंगे। हाउ कैन सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट कैन अचीव इन दिस इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया, कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव किया जा सकता है इंडिया के अंदर। ठीक, अब ये है देखो, अचीविंग सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट कैसे किया जा सकता है हमारा। अब देखो इसके अंदर ये वाला और ये वाला पॉइंट अर्बनाइजेशन में ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, तो इसके अंदर मैं जो डिस्कस करने वाला हूँ मैं ये वाला पार्ट करूँगा, क्योंकि अर्बनाइजेशन वाला मैं मानता हूँ कि आपने पिछला लेक्चर देख के आए होंगे, तो अर्बनाइजेशन वाला पार्ट मैं उसमें ही देखूँगा, उसमें से ही पढ़ लेना चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटी, उसके नेगेटिव एंड पॉजिटिव। ये वाला पार्ट मैं इसमें से पढ़ा देता हूँ कैसे कैसे अचीव सस्टेनेबिलिटी होगी। सस्टेनेबिलिटी का मतलब ही क्या होता है कि इंटीग्रेटेड प्लानिंग होना, ठीक है। अब देखो अर्बनाइजेशन क्या होता है हमारा, अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन के क्या प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम्स हैं अर्बनाइजेशन के अनप्लैंड होना, तो अनप्लैंड है तो हमारा क्या करेंगे, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट करेंगे ताकि प्लैंड हो। दूसरा, वहाँ पर क्या है, डिज़ास्टर के खतरे बहुत ज़्यादा हैं, यानी कि सीवेज की प्रॉब्लम ज़्यादा है, अर्बन फ्लडिंग की ज़्यादा है, तो इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी करेंगे, स्मार्ट टेक्नोलॉजी लाएंगे। दूसरा, अर्बन के अंदर फ्रिंज के ऊपर क्या है हमारा, स्लम्स रहते हैं, ठीक है, तो स्लम्स के लिए हमारा स्लम अपग्रेडेशन करेंगे, ठीक है, और ओवरऑल सबकी कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर करेंगे लोकल गवर्नमेंट के थ्रू और अर्बन प्लानर थ्रू इफेक्टिव अर्बन डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। तो ये सारी स्कीम्स जो है ये इंपॉर्टेंट है, इनको याद कर लेना। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट करेंगे थ्रू अटल मिशन, ठीक है, और इन सब के लिए बेहतर पॉलिसी बनाएंगे, इंक्लूसिव डेवलपमेंट करेंगे। इंक्लूसिव डेवलपमेंट यानी कि जो लोगों के बीच में अमीर गरीब स्लम्स हैं इन सबको इक्वल लाने के लिए, सभी का विकास करने के लिए इंक्लूसिव डेवलपमेंट करेंगे। एक तो बेटर पॉलिसी मेकर बनाएंगे, बेटर पॉलिसी बनाने की कोशिश करेंगे। इंटीग्रेट प्लान करेंगे थ्रू स्मार्ट सिटी, इन्वॉल्विंग मल्टीपल स्टेक होल्डर चाहे स्टेक होल्डर लाइक इन्वायरमेंट सोशल इकोनॉमिक फैक्टर्स को इंक्लूड करेंगे और स्मार्ट सिटी के अंदर इंक्लूड करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। मूव करें नेक्स्ट पे। So, thus, urbanized is having a significant challenge for the India, but also offers an immense opportunity for economic growth, innovation, and culture change. Achieving sustainable urban development requires holistic approach. होलिस्टिक अप्रोच जहाँ पर वो अप्रोच जहाँ पर हम इंक्लूसिव ग्रोथ को देखते हैं, इंक्लूसिव डेवलपमेंट को देखते हैं, जहाँ पर हम सिर्फ हम इकोनॉमी पॉलिटिकल सोशल कंटेक्स्ट के अंदर हम बात करते हैं। दिस इज़ होलिस्टिक अप्रोच। तो आपको इतना अभी तक समझ में आ चुका होगा कि इंट्रो और कंक्लूजन लिखना इतना कुछ खास मुश्किल है नहीं, अगर आपको बेसिक नॉलेज पता है बॉडी की,
राइट। अगर आपने क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लिया है, आपने उसके पॉइंट्स एग्रीगेट अच्छे से कर लिए हैं, तो आपको इंट्रो और कंक्लूजन बनाने में ज़्यादा प्रॉब्लम होगी ही नहीं। क्योंकि इंट्रो अगर एक सोसाइटी के अंदर ज़्यादा आपको डेफिनेशन बेस्ड ही चलना है, क्योंकि पॉइंट ही उसी के हिसाब से। कम्युनलिज्म में क्या लिखोगे? कम्युनलिज्म में आप कम्युनलिज्म की डेफिनेशन लिख दो भाई, रीजनलिज्म में रीजनलिज्म की डेफिनेशन लिख दो, अर्बनाइजेशन की डेफिनेशन लिख दो, हल्का फुल्का आप कुछ तीन डाटा पॉइंट्स लिख दो। मैंने ऑलरेडी इसमें डाटा पॉइंट डाल भी दिए थे, तो वो कर दो। तो क्या दिक्कत है? कुछ दिक्कत नहीं है। नाउ अब हम पढ़ेंगे ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट। अब देखो, हमने ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट कहाँ कहाँ पढ़ा था? ग्लोबल, देखो कितने सारे क्वेश्चन हमने ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड कर लिए कि ग्लोबलाइजेशन रिलेटेड टू हमारा इम्पैक्ट ऑन टेक्नोलॉजी, ग्लोबलाइजेशन इम्पैक्ट ऑन कल्चर, ग्लोबलाइजेशन इम्पैक्ट ऑन हमारा, अब पढ़ेंगे हम वुमेन वुमेन ग्लोबलाइजेशन ऑन फैमिली, ग्लोबलाइजेशन ऑन नॉर्मल हमारे स्टूडेंट, या फिर स्ट्रेस जो बच्चों को हो रहा है, या फिर उसकी मेंटल कंडीशन पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है ग्लोबलाइजेशन का, जो यूपीएससी में आ भी रखा है। तो इसके अंदर अब इतने सारे आपने पढ़ लिए हैं, तो आपको कौन सा पॉइंट ऐसा होगा, या फिर हमारी यूथ, ग्लोबलाइजेशन ऑन यूथ, ठीक है। तो इसके ऊपर पूछ रखा है, टेक्नोलॉजी के ऊपर पूछ रखा है, तो आपकी यही वाले मजबूत करके जाने हैं ऑलरेडी आपको। तो आपको नोट्स उसी के हिसाब से बने। देखो ये वाला पोस्ट पूछ रखा है, ये टेक्नोलॉजी पे ये वाला पूछ रखा है, तो ये वाला पूछा नहीं था, तो यही हमको एडिशन करना होता है किसी भी जो हॉलिस्टिक नोट्स होते हैं, राइट। वो सब कुछ मैंने इसके अंदर ऑलरेडी कवर कर चुका है इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन। आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि कौन सा यूपीएससी का है, कौन सा पीवाईक्यू है, बट एक्चुअल में ये क्रिप्स नोट्स हैं। आप ऐसा कर नहीं सकते कि इसके अंदर एक क्वेश्चन छोड़ के चले जाओ, नहीं ये छोड़ के चलो तो शायद ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, ऐसा नहीं है। आपको सारे क्वेश्चन करके जाओगे तभी आप बेहतर परफॉर्म कर पाओगे, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इतना सब कुछ करके जा रहे हो। कल को ये दोनों तो क्वेश्चन क्या पता रिपीट में टेक्नोलॉजी से पूछ ले, तो इससे भी आप अवेयर रहोगे, इससे भी अवेयर रहोगे। अगर आप इससे क्वेश्चन पूछ ले तो आप अवेयर नहीं हो, ठीक है। तो ये करके जाने इंपॉर्टेंट है, अलग अलग डायमेंशन करके जाने इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने अलग अलग डायमेंशन से आपको क्वेश्चन दिए। सेम आ जाते हैं इम्पैक्ट, जैसे कि इम्पैक्ट ऑन वुमेन पढ़ेंगे यहाँ पर, फिर आता है हमारे इम्पैक्ट ऑन फैमिली, इम्पैक्ट ऑन यूथ, और ये ओवरऑल क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं अर्बनाइजेशन से इन द फॉर्म ऑफ सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल, राइट। चलो करते हैं। ग्लोबलाइजेशन अफेक्ट्स डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ वुमेन इन डिफरेंट वेज। एक तरफ तो वो अपॉर्चुनिटी देता है इकोनॉमिक और सोशल प्रोग्राम्स में, दूसरी तरफ वो इनइक्वालिटी क्रिएट करता है पैट्रियार्कल सोसाइटी में, और मार्जिनलाइजेशन को बढ़ाता है इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर, राइट। एज पर यूनाइटेड यूएन डेवलपमेंट फंड फॉर वुमेन रिपोर्ट के हिसाब से जो ग्लोबलाइजेशन कंट्रीब्यूट करता है वाइडली इनइक्वालिटी अमंग द कंट्रीज। तो ऑब्वियसली बात है कि अब क्वेश्चन आ गया हमारा ग्लोबलाइजेशन और हमारा इनइक्वालिटी से रिलेटेड, तो कितना सिंपल सा है, ये लिख दिया मैंने, ये वाला पूरा पार्ट लिख दो इंट्रो में। अब देखो, अब इनइक्वालिटी में कैसे करेगा, तो इसका नेगेटिव पोर्शन देखो, नेगेटिव भी मैंने लिख रखा है यहाँ पर, वुमेन से रिलेटेड, वो भी आप लिख देना। पहले आप पॉजिटिव पे ध्यान देते हैं कि ग्लोबलाइजेशन ब्रिंग्स इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, स्प्रेड ऑफ फेमिनिस्ट मूवमेंट, एडवांस टेक्नोलॉजी एंड हेल्थ केयर, चेंजिंग इन कल्चर, अवेयरनेस एंड अमंग द वुमेन। अब आपने ये थोड़ा सा नोटिस किया होगा जो मैंने आपको बताया था कि जब भी ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए, तो मेरे को पता है कि ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, ठीक है, उसकी डेफिनेशन पता है। जब उसकी मेरे को डेफिनेशन पता है, तो मैं बार बार एक ही चीज़ पॉइंट जनरेट कर रहा हूँ, मैं बार बार जनरेट करता हूँ, मैं कल्चर से जनरेट कर रहा हूँ, मैं अर्बनाइजेशन से जनरेट कर रहा हूँ, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन के अंदर यही चेंज आते हैं, ठीक है। कल्चर, अर्बनाइजेशन, फैमिली, वुमेन, और कहाँ से टेक्नोलॉजी, तो यही सारी चीज़ों के अंदर चेंजेस आते हैं, इंटरपर्सनल रिलेशंस, ठीक है। तो आपके बेसिक यही पॉइंट्स बन गए, तो इसके बेसिस के ऊपर आप न्यू पॉइंट जनरेट कर लो, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन से अलग अलग पॉइंट जनरेट कर सकते हो इजीली। समझ में आया होगा आई होप आपको। देखो ग्लोबलाइजेशन से क्या होता है हमारा, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज आएंगी, जिसकी वजह से वुमेन को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी एज अ वर्क फोर्स काम करने के लिए। अर्बनाइजेशन होगा तो वुमेन गेट अपॉर्चुनिटी द हायर पे इनकम, जिसकी वजह से डिसीजन मेकिंग ले पाएंगी, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। फेमिनिज्म स्प्रेड होगा तो प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन और इक्वालिटी एट वर्क फोर्स होगा, जिसकी वजह से फॉर एग्जाम्पल मीटू मूवमेंट। एडवांस टेक्नोलॉजी एंड हेल्थ केयर के अंदर एडवांस टेक्नोलॉजी आएगी, इसके हेल्थ फैसिलिटी बढ़ जाएंगी, जिससे मैटरनल मोर्टेलिटी रेट कम होगा, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम होगा, ठीक है। तो जब भी कोई क्वेश्चन आया ना इससे से भी रिलेट करके, तो दो चीज़ याद रखो, ग्लोबलाइजेशन के क्या क्या पॉइंट्स हैं वो याद रखो, और वुमेन से आए तो वुमेन के क्या क्या इश्यूज़ हैं वो याद रखो, और इन दोनों को मर्ज कर दो, ठीक है। वुमेन के क्या इश्यूज़ हैं, वर्क फोर्स, ठीक है, मैटरनिटी लीव, वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन से क्या प्रॉब्लम है, पेट्रियार्कल माइंडसेट चेंज होता है नहीं होता, पेट्रियार्की क्या है,
ठीक है। वुमेन को बाहर से काम नहीं करने दिया जाता, वो एक प्रॉब्लम है। अब देखो ग्लोबलाइजेशन से बाहर काम करने दिया जाएगा, हाँ जी करने दिया जाएगा, क्योंकि जॉब की अपॉर्चुनिटी बढ़ रही है। ग्लोबलाइजेशन से पेट्रियार्की के नीचे थोड़ा कम होगा, हाँ बहुत थोड़ा बहुत तो हो गई, क्योंकि माइंडसेट बदलेगा लोगों का और डिसीजन मेकिंग में हेल्प होगा। तो ऐसे ही आपको चीज़ें करनी है कि ग्लोबलाइजेशन, वुमेन, इसके इश्यूज़ और ग्लोबलाइजेशन की डेफिनेशन, इनको कनेक्ट करो, ऑटोमेटिकली आपको ग्राफ भी बनेगा और आप इजीली कर भी सकते हो। जैसे कि सेम वही चीज़ मैंने किया है कि क्योंकि ये क्वेश्चन आपको कहीं लिखे हुए, कहीं चैट जीपीटी पे नहीं मिलने वाले, ठीक है। ये बनाए हुए मेरे ही खुद के बनाए हुए हैं, जो कि काफ़ी टाइम लगा है मेरे को इनको समझने में, बनाने में, क्योंकि ऐसे तो वो देता ही नहीं है चैट जीपीटी आंसर। और जब ये नोट्स बनाई थी तो चैट जीपीटी शायद उस वक्त था भी नहीं, चैट जीपीटी अभी से आना शुरू हुआ है। और वो काफ़ी हार्ड लैंग्वेज यूज़ करता है, जहाँ पर आपको दिख रहा होगा सिंपल लैंग्वेज में चीज़ें दे रखी हैं इसमें। चेंज इन द एटीट्यूड ऑफ वुमेन, पेट्रियार्कल माइंडसेट, लाइक वेस्टर्न क्लोथ्स, यूज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन द कॉमन अर्बन एरिया। एक तो राइटिंग मेरे को मेरी समझ में नहीं आती। लिखा है कॉन्ट्रासेप्टिव अवेयरनेस, राइट, कॉन्ट्रासेप्टिव, इसको चेंज कर लेना, यूज़ ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव अवेयरनेस, ठीक है। तो उसकी अवेयरनेस बढ़ती है अर्बनाइजेशन से आने में, क्योंकि भाई अर्बनाइजेशन आएगा, लोग बाहर जाएंगे, अवेयर आएगा, तो उसकी भी नॉलेज होगी। अवेयरनेस अमंग द वुमेन रिगार्डिंग द कॉन्फिडेंस एंड अवेयरनेस ऑफ राइट्स, जब राइट्स अवेयरनेस होंगे तो कॉन्ट्रासेप्टिव्स की नॉलेज बढ़ेगी, कॉन्ट्रासेप्टिव की नॉलेज होगी तो रिप्रोडक्टिव, जो रिप्रोडक्टिव जो उनकी उसके ऊपर उनका खुद का कंट्रोल रहेगा, रिप्रोडक्टिव कंट्रोल लिख दो। इसका मेन इंपॉर्टेंट यही था। इसके लिए आप अलग से भी पॉइंट बना सकते हो, मैंने इसमें ठूस दिया, ठीक है। अब इतना वेस्टर्न क्लोथ, दूसरे के अंदर क्या था, मेरा कल्चर को हमारा रिप्रोडक्टिव डिसीजन, आप खुद ले सकते हो, रिप्रोडक्टिव डिसीजन लाइक यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव, ऐसे करके लिख सकते हो, ठीक है। नेगेटिव इंपैक्ट्स क्या क्या है, नेगेटिव इंपैक्ट्स क्या है हमारे, जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, तो क्या हमारे इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा तो बेटर अपॉर्चुनिटी तो वुमेन होगा, वुमेन के लिए बेटर अपॉर्चुनिटी होगी तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा तो एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम्स थे हमने पढ़े हुए थे वुमेन इश्यूज़ के अंदर, लाइक लो पेइंग जॉब्स होना, लेस सोशल सिक्योरिटी होना, एक्सप्लोटेशन होना वुमेन का वर्क प्लेस पे, ग्लास सीलिंग होना, हरेसमेंट होना वर्क प्लेस पर, ठीक है, सेक्शुअल वायलेंस होना वुमेन के ऊपर, ठीक है, डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, लाइक सफरिंग फ्रॉम डोमेस्टिक एज वेल एज ऑफिस वर्क टू, दो फुल टाइम जॉब्स हैं, commodification of forced prostitutes, harassment at social media, harassment at the workplace, मैक्सिमम दे कैन गेट सर्विस ऑफ बीपीओ एंड रिसेप्शनिस्ट जॉब की उनको ज़्यादातर मिलती है, क्योंकि कहीं ना कहीं नेगेटिव या वाइट कॉलर जॉब के लिए उनको प्रीफर किया जाता है। सो ग्लोबलाइजेशन फॉर अ वुमन एक्ट एज अ डबल एज स्वॉर्ड, जहाँ पर उसके लिए बेनिफिट भी है, कहीं ना कहीं अगेंस्ट भी है। देखो हर एक ही वर्ड मैंने कहाँ कहाँ इसको जोड़ जोड़ दिया है, क्योंकि क्वेश्चन तो एक ही आना है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे वर्ड आप याद कर लो हर एक पार्ट के अंदर, ठीक है। तो आपके लिए कीवर्ड ओरिएंटेड बेहतर कंक्लूजन भी बन जाएगा, क्योंकि अर्बनाइजेशन हुआ किसी भी पार्ट पे, क्वेश्चन तो एक ही आना है, आप लिखने वाले भी एक ही हो, ठीक। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर जब एग्जामिनर को हर पॉइंट के अंदर कंक्लूजन में कुछ न्यू न्यू दिखेगा, तो वो आपके लिए बेनिफिट होगा और मार्क्स कैचर होगा एक तरह से। मूव करें नेक्स्ट में। चलो फैमिली के अंदर क्या होता है, फैमिली के अंदर होगा हमारा स्ट्रक्चर ऑफ द फैमिली, सेम वही जॉइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली, इंक्रीजिंग मोबिलिटी ऑफ द यंग जनरेशन टू द बेटर एम्प्लॉयमेंट, डिसइंटीग्रेशन होना जॉइंट फैमिली का, ताकि उनको बेटर एम्प्लॉयमेंट मिल सके और एजुकेशन अपॉर्चुनिटी मिल सके। अर्जुन वाली कहानी कल मैंने बताई थी, उससे समझ में आ रहा होगा। इमरजेंस ऑफ द न्यू फॉर्म ऑफ फैमिली, सिंगल पेरेंटिंग होना, लिव इन रिलेशनशिप होना, सेम सेक्स कपल होना, फ्लक्चुएटिंग फंक्शन ऑफ द फैमिली बिकॉज ऑफ फिजिकल डिस्टेंस, वुमेन मोर joining at workforce, finding patterns, finding partners like shaadi.com और मैट्रिमोनियल साइट के अंदर, डिक्लाइन द फैमिली, बॉन्डेज टाइज जो होते हैं वो लूजिंग होते जाते हैं, ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि रिलेशन लूज होना। इंटरपर्सनल रिलेशंस कैसे होते हैं, लाइक ट्रेडिशनल अथॉरिटी स्ट्रक्चर चेंज होना, लाइक हेड ऑफ द फैमिली के अंदर फादर माना जाता था, जो कि अब चेंज होता जा रहा है। न्यूक्लियर फैमिली के अंदर जो चेंज द मैरिटल रूल्स एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर की बात होती जाती जा रही है, कि सभी को वही हेड ऑफ द फैमिली फादर को बना दिया जाता था सेम। अब ऐसी सिचुएशन नहीं है, क्योंकि अर्निंग हैंड्स दो हैं, अब सिंगल अर्निंग हैंड है नहीं। सबॉर्डिनेट रोल ऑफ वुमेन को चेंज होता जा देखने को मिल रहा है। इंडिविजुअलिज्म
यंगर जनरेशन इंक्रीज़ हो रही है, ये भी है। यूथ के अंदर क्या क्या इम्पैक्ट है, एजुकेशन एक्सेस लाइक ऑनलाइन कोडिंग, और चेंज द मोर सेक्युलर होते जा रहे हैं लोग, लाइक मटेरियलिस्टिक और कंज्यूमरिस्ट कल्चर बढ़ता जा रहा है। बेटर हेल्थ फैसिलिटी होती जा रही है। एटीट्यूड टूवर्ड्स द रिलीजन जो होता है वो मोर सेक्युलर और मोर टॉलरेंट और मोर सेक्युलर होता जा रहा है। ठीक, फिर आता हमारा अर्बन अपॉर्चुनिटी जो होती है, बेहतर एम्प्लॉयमेंट जॉब क्रिएशन हो रहा है। इंक्रीज इन कंज्यूमरिस्ट एटीट्यूड, यानी कि मोर एक्सपेंसिव प्रोडक्ट खरीदते जा रहे हैं। ठीक है, आई प्रॉब्लम्स हो रही है। ठीक है, लाइक हमेशा मोबाइल में बैठे रहना, गेम खेलते रहना, तो आई प्रॉब्लम्स हो रही है यूथ के अंदर। चेंजिंग स्ट्रक्चर ऑफ फैमिली, जॉइंट फैमिली से वही चीज़ है। तो कहीं ना कहीं अब देखो यहाँ पर आपको समझ में तो आएगा नहीं क्योंकि मैंने प्रॉपर लिखा नहीं है, तो मैं बता देता हूँ ये बोलना क्या चाह रहा है जॉइंट फैमिली से, कि चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ द फैमिली, जहाँ पर जॉइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली में हो रहा है, जिसकी वजह से जो जॉइंट फैमिली के घूम फिर के हमारे इथिक्स हैं या वैल्यूज़ हैं जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स से मिलते हैं हमको, वो बच्चों के अंदर ट्रांसफ़र नहीं हो पा रहे हैं, तो ये भी एक इशू है। ठीक है, इम्पैक्ट है। ठीक है, अब जाते हैं कुछ प्रॉब्लम, जैसे सोशल है, कुछ प्रॉब्लम्स ऑफ, ये कंबाइंड सॉल्यूशन है। ठीक, प्रॉब्लम्स हैं कि सोशल प्रॉब्लम्स क्या है, कल्चर होमोजिनाइजेशन, कल्चर होमोजिनाइजेशन, राइट। ठीक है, लीड टू आइडेंटिटी लॉस, वेस्टर्न ब्यूटी स्टैंडर्ड को फॉलो करना, लाइक कोरियन ड्रामा देखते देखते कि हाँ फेस ऐसा होना चाहिए, स्लिम होना चाहिए, आप जानते ही हो, प्रमोट बॉडी इमेज इश्यूज देखना, टोकनाइजेशन इंस्टेड ऑफ रियल लीडरशिप, लाइक सरपंचपति, प्रधानपति, मुखियापति, जो भी बात कर लो सब एक ही है। इकोनॉमी के अंदर एक्सप्लॉयटेशन होना, लो वेजेज होना, लैक ऑफ सोशल सिक्योरिटी होना, लाइक बीपीओ आईटी में जॉब करना, लीगली का लीक गैप ऑफ इन इम्प्लीमेंटेशन होना। टेक्नोलॉजी के अंदर आता है हमारा डिजिटल जेंडर डिवाइड इन द रूरल एरियाज, ऑनलाइन हैरेसमेंट होना, साइबर बुलिंग करना, डीफेक बढ़ता जा रहा है। इंस्टीट्यूशन के अंदर आता है हमारा इंस्टीट्यूशन मिमिक वेस्टर्न मॉडल विदाउट लोकलाइजेशन। ठीक है, इंस्टीट्यूशन क्या है, वेस्टर्न मॉडल को यूज़ कर रहा है बिना लोकल प्रॉब्लम्स को एड्रेस किए हुए। ग्लास सीलिंग की प्रॉब्लम तो है ही वर्क प्लेस के अंदर। अवेयरनेस जितने भी मैंने बताए हैं ये सेम वही हैं जो हमने ऊपर पढ़े थे। ठीक है, थोड़ा सा बस मैंने इनको कैटेगराइज कर दिया है, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, क्योंकि ऐसे थोड़ा याद जल्दी हो जाता है, राइट। मूव करें, कितने सारे पॉइंट दे दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसको याद करने का तरीका क्या है, स्पेल टी वाम, WARMSPELT वाम। ठीक है, मूव करें नेक्स्ट पे। चलो, वाई इंक्रीजिंग केस ऑफ डिप्रेशन एंड सुसाइड, क्यों बढ़ता जा रहा है ग्लोबलाइजेशन के दौर में, क्योंकि अनसर्टेनिटी इन द स्टेबिलिटी हो गई है, बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो रहा है, चाहे टेंशन है। ठीक है, दूसरा फॉर्मो हो रहा है, फियर ऑफ मिसिंग आउट हो रहा है बच्चों के बीच में। ठीक है, रील्स इतना स्क्रॉल करते जा रहे हैं कि भाई परफेक्ट लाइफ, ठीक है, परफेक्ट लाइफ सिंड्रोम टाइप का समथिंग। ठीक है, तो ये भी लिख सकते हो, परफेक्ट लाइफ दिखाई जाती है आपको, फोमो होता है दूसरों को देख के। ठीक है, टेंशन है, कोई कंट्रोल नहीं है आपकी खुद की टेंशन के ऊपर, लैक ऑफ ट्रेडिशनल नॉर्म्स, और रील्स है, रील्स को स्क्रॉल करते आपका रिटेंशन टाइम कम हो चुका है। ठीक है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, आप खुद वो चीज़ करते हो, आप खुद देखो, उसको एनालाइज करो, नॉर्मल आंसर होता है, ऐसे ही लिखना होता है। क्योंकि सडन कोई भी उठ के यूपीएससी क्वेश्चन दे देगा और सबको पता है कि सबकी कॉपी के अंदर वो होगा, नहीं, पॉसिबल है ही नहीं, किसी की कॉपी के अंदर नहीं होगा। आपको सेम पोजीशन पे इनोवेट करना होता है, और वो इनोवेट होता है आपके एग्जिस्टिंग नॉलेज से, और आपके एग्जिस्टिंग नॉलेज में भी अगर वो नहीं है तो आप उसको खुद से रिलेट करके, अपने आसपास सोसाइटी से रिलेट करके उसको क्वेश्चन को जनरेट करो। बस प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए कि जब आप जनरेट करो, फास्ट जनरेट करो, और उसको लाइक मैंने आपको बताया ना कि आप सोच भी रहे हो, ठीक है, और आप साथ साथ में वो भी बनाते जा रहे हो, ग्राफ टाइप को भी बनाते जा रहे हो। ठीक है, वुमेन के मैंने सोच बताया, ग्लोबलाइजेशन के बारे में मैंने ये बताया, इन दोनों कंबाइन कर दिया, आगे मेरा। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन के अंदर आपको ये चीज़ ज़्यादा काम आएंगी, क्योंकि वहाँ सोचने का इतना टाइम होता नहीं है। तो वीकनिंग ऑफ द सोशल रिलेशन, फैमिली एंड मैरिज, करियर इन द मार्केट इकोनॉमी, अप्स और डाउन बहुत ज़्यादा हैं, लॉस ऑफ जॉब हो रही है, रिसेशन हो रहे हैं। ठीक है, न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है तो न्यू स्किल चाहिए, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं डिप्रेशन, ओवरबर्डन की वजह से कहीं ना कहीं डिप्रेशन और सुसाइड के केसेस ज़्यादा आ रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, ग्लोबलाइजेशन की वजह से एजुकेशन, जॉब अपॉर्चुनिटी और ग्रेटर इंप्लॉयमेंट बन रहा है, जिसकी वजह से जो रिच है तो वो चलो रिच होता ही जा रहा है, जो मगर पुअर है वो पुअर होते जा रहा है, ये भी एक इशू है। सोशल मीडिया की वजह से हैरेसमेंट होना, वुमेन का हैरेसमेंट एट द वर्क प्लेस, डोमेस्टिक वायलेंस होना, मार्शल रेप होना, डुअल बर्डन, तो वुमेन से रिलेटेड जितने भी इश्यूज़ हैं वो आप हाईलाइट कर दो ग्लोबलाइजेशन के कंटेक्स्ट के अंदर, वो कहीं ना कहीं किसका वो होगा, सुसाइड और डिप्रेशन का कारण होगा, डुअल बर्डन। ठीक है,
डी फेक, हाँ डी फेक के अंदर हमने अभी देखा कि रश्मिका मंदाना, अभी की तो न्यूज़ नहीं है, हो गया एक साल तो हो ही गया होगा, कि उसकी डी फेक बना दी गई एक्ट्रेस की, और बाद में वो बात अलग है कि उसको पकड़ लिया गया, मगर ऐसे तो वो तो हीरोइन थी, एक्ट्रेस थी, तो उसको तो पकड़ लिया गया, मगर ऐसे तो पता नहीं कितनों की डी फेक बना दी जाती है कहीं ना कहीं, तो इज़ एन इशू। फिर आता है हमारा इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के ऊपर क्या है, जैसे हमारा शिफ्टिंग ऑफ ट्रेडिशनल क्रॉपिंग कैश क्रॉप्स से हटकर लाइक कैश क्रॉप पे मूव कर रहे हैं, कॉटन, शुगर केन, और मैंने ये भी बताया था कि ज़्यादा प्रोडक्शन के ऊपर बात करी जा रही है रेदर दैन उसकी न्यूट्रिशन पर, हेल्थ पर, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करी जा रही है, ग्रेजुअल शिफ्टिंग ऑफ सब्सिस्टेंस फार्मिंग टू कैपिटलिस्ट फार्मिंग, इंक्रीज इन द इनपुट कॉस्ट बढ़ गई है क्योंकि सीड प्राइस बढ़ चुका है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन के टाइम्स में सीड्स का पेटेंट हो चुका है, पेटेंट ऑफ द सीड्स, लार्ज स्केल सब्सिडी टू फार्मर्स, लाइक हमारा पंजाब, यूपी, बिहार के अंदर ये बर्डन आ रहा है लोन्स का। ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर कमोडिटी, लाइक फ्लक्चुएशन ऑफ प्राइस ऑफ कमोडिटी का जो है वो प्राइस फ्लक्चुएट हो रहा है। फिर आता हमारा फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, यानी कि बेटर इंक्रीज वुमेन, फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर यहाँ पर पे आया जहाँ पर हमने पढ़ा था। तो आपने टॉपिक को अच्छे से ध्यान रखा होगा तो आप बेहतर उसका आंसर दे सकते हो। अब देखो इसमें क्या सोचने की ज़रूरत है कि एग्रीकल्चर पे ग्लोबलाइजेशन का क्या इंपॉर्टेंट रोल है। तो एग्रीकल्चर में क्या होता है, घूम फिर के सीढ़ी तो होती है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड हमारा ज़्यादा प्रोडक्शन ही होता है, एग्रीकल्चर से ज़्यादा हमारा, ठीक है, वैरायटी भी तो होता है, एग्रीकल्चर से हमारा हम पेटेंट का पढ़ रहे हैं, पेटेंट होता है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड हमारा फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर होता है। तो ये चीज़ एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, तो इसका इंपैक्ट आप सीधा डायरेक्ट कर सकते हैं, इन सब के ऊपर इंपैक्ट पड़ता है, और इनसे लोगों पर क्या इंपैक्ट पड़ता है वो लिख सकते हो, सिंपल है नहीं है। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट में। तो यहाँ पर हमारा ग्लोबलाइजेशन चीज़ें पूरी खत्म हो चुकी हैं। अब हम एक क्वेश्चन और कर लेते हैं जो है पोवर्टी एंड डेवलपमेंट इशू इन पॉपुलेशन एसोसिएटेड इशूज़, राइट, क्या है वो। Despite of implementation of various programs for eradicating poverty by government in India, poverty is still existing। कि इतने सारे इम्प्लीमेंट करने के बाद या इतनी गवर्नमेंट स्कीम्स बनाने के बाद फिर भी जो पॉवर्टी है वो स्टिल एग्जिस्ट कर रही है, बताओ जी क्यों। तो ग्लोबलाइजेशन मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स क्या है आप वो लिख दो, ठीक है, क्योंकि पॉवर्टी के बारे में पूछा तो ग्लोबलाइजेशन मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की अभी रैंकिंग क्या है इंडिया की, वो लिख दो। हाईएस्ट नंबर इन द ग्लोबली पुअर इन द वर्ल्ड अराउंड 28%, ठीक है, इसको याद कर लो। जैसे कि एरेडिकेटिंग पॉवर्टी को करने के लिए क्या क्या, जैसे इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम आया, मनरेगा आया, ठीक है, 100 डेज वेजेस, प्रधानमंत्री आवास योजना आया, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन आया है, और हमारा पीएम उज्ज्वला योजना आया है फॉर कुकिंग गैस कोल, या और भी स्कीम्स आप वो भी डाल सकते हो, क्योंकि ये क्वेश्चन ही 10 मार्क्स का होगा तो उसके हिसाब से, ये क्योंकि 5 पॉइंट हमने यहाँ दे दिए, 8 पॉइंट यहाँ दे दिया, तो इनफ पॉइंट्स हो गए, ठीक है। आप ये सोच रहे हो कि ये तो हमको 2 पॉइंट मिलेगा, भाई ये मैंने बहुत छोटा छोटा लिखा है, ठीक है, ये मत सोचना कि ये इतना छोटा लिखा है 2 पेज पे कैसे, बहुत ईजिली भर जाएंगे 2 पेज, लिख के देखना एक बार। हाई लेवल ऑफ करप्शन विद इन द सिस्टम, ठीक है, लैक ऑफ मेंटेनेंस ऑफ डाटा एफिशिएंटली, वन साइज फिट फॉर अप्रोच करना, कि टेलर्ड अप्रोच ना मिलना, सभी के लिए एक ही साइज फिट ऑफ अप्रोच कर लेना, तो भी एक प्रॉब्लम है। स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द इकोनॉमी फ्रॉम एग्रीकल्चर टू सर्विस सेक्टर, ह्यूज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होना जिसकी वजह से डिमांड बढ़ रही है, कंजप्शन गुड्स बढ़ रहा है ट्रेमेंडसली। सोशल स्ट्रक्चर इन द इंडिया, क्लाइमेट फैक्टर्स भी एक है, ठीक है, जिससे हमारे नेचुरल हैजार्ड्स हो रहे हैं, फ्रीक्वेंट फ्लड, डिजास्टर, अर्थक्वेक, जिसकी वजह से माइग्रेशन हो रहा है, उनका अपनी प्लेस से हट जाना की वजह से उनको पॉवर्टी फेस करनी पड़ रही है, ठीक है। अब देखो ये तो वो फैक्टर्स थे जो बेसिक फैक्टर्स थे, आप नॉर्मल आएगा क्वेश्चन लिख दोगे। अब क्वेश्चन पूछ दिया व्हाट आर द फेलियर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, आप तो फिर वही हो जाओगे 2-3 क्वेश्चनों के अंदर, हाँ करप्शन था, ये था, वो था, तो उसमें घूम जाओगे। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर आपके पास क्वेश्चन होना चाहिए, राइट। तो चलो आज हम एक लास्ट क्वेश्चन के अंदर एक लास्ट निमोनिक पढ़ लेते हैं, ठीक है। क्या है वो निमोनिक है PWR, पुअर, क्योंकि हम पुअर के की बात कर रहे हैं, तो पुअर टारगेट, ठीक है, पुअर टारगेट। अब देखो यहाँ पर पी से हमारा पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की वजह से, लिखते जाना, यहाँ जगह नहीं है तो मैं शॉर्ट में लिखूंगा मगर मुंह से बोलते रहूँगा, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की वजह से। अब देखो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस क्यों है, क्योंकि यहाँ पर तो फोकस किया जा रहा है फ्री बी पे, ठीक है, और ग्राउंड लेवल पर पॉवर्टी के ऊपर काम किया नहीं जा रहा, उसको एम्पावर नहीं किया जा रहा कि कैसे बेहतर कर सकें। दूसरा स्कीम्स ऐसी बनाई जा रही हैं जो कि इलेक्शन के उनको फ़ायदा दे, ठीक है, तो ये भी हो रहा है। दूसरा आता है हमारा ओवरलैपिंग ऑफ स्कीम्स, ओवरलैपिंग ऑफ स्कीम्स होना, क्योंकि एक ही स्कीम्स 10 स्कीम एक ही चीज़ की बना दी, सेम सिमिलर पॉइंट्स हैं। फिर आता हमारा ऑपरेशनल इनएफिशिएंसी,
जिसकी वजह से हमारा क्या हो रहा है, करप्शन बढ़ रहा है, ठीक है। ब्यूरोक्रेटिक डिले यानी कि रेड टेपिज्म। आर्ट से हमारा रीजनल इम्बैलेंस, जो कि हमारा फॉर एग्जांपल केरला एंड तमिलनाडु के अंदर जो स्कीम्स हैं वो तो अच्छा काम कर रही है रिस्पेक्टिव ऑफ बिहार, कि बिहार के अंदर तो काम ही नहीं कर रही है क्योंकि वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा नहीं है। फिर आता हमारा टारगेटिंग एरर। अब देखो टारगेटिंग एरर क्या, जब बात टारगेटिंग एरर की होती है कि अरे भाई आप बात कर रहे हो कि बीपीएल बीपीएल डिस्ट्रीब्यूशन, कि इतने जो बीपीएल में है भी नहीं उनको भी फ़ायदा हो रहा है, किस बात के लिए, जब उनको ज़रूरत नहीं है। तो टारगेटिंग एरर भी बहुत ज़्यादा है। फिर आता हमारा अवेयरनेस गैप, ठीक है। अवेयरनेस लाइक जनानी सुरक्षा योजना है, किसी को तो पता ही नहीं है इसके बारे में, स्कीम किस चीज़ के लिए, जननी सुरक्षा योजना। रिसोर्स कॉन्स्टेंट है, ठीक है, रिसोर्स बहुत कम है, यानी कि डिले एंड पेमेंट इन मनरेगा, कि मनरेगा के अंदर जो डिले है पेमेंट की वो ढंग से नहीं हो पा रही है। फिर आता हमारा एजुकेशन एंड स्किल गैप, ठीक है, एजुकेशन एंड स्किल गैप आना, ठीक है, ये एजुकेशन एंड स्किल गैप आना। जी से आता हमारा ग्रोथ एक्सक्लूजन। फिर आता हमारा टी से हमारा टेम्परेरी लीव, टेम्परेरी लाइक फ्री बीज की तरह, जैसे फ्री बीज है ना, यहाँ फ्री बीज दे दी तो यहाँ पर भी टेम्परेरी लीव दे दिया, लाइक सब्सिडी दे दी, ठीक है, फ्री बीज भी ले सकते हो, ठीक है। तो ग्राउंड लेवल पे काम ना करना, तो ये सारे सारे कहीं ना कहीं क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे इनएफिशिएंसी दिखाता है, ठीक है। तो अब देखो ये वो चीज़ है, ये वो चीज़ है जो आप किसी भी क्वेश्चन में फिट कर सकते हो, ठीक है। कि कोई भी कि अगर आपसे पूछा कि एडमिनिस्ट्रेटिव की प्रॉब्लम क्या है, ऑब्वियसली बात है, हर एक कोई भी क्वेश्चन आया, पॉवर्टी से आया, किसी और गवर्नेंस से रिलेटेड आया, तो उसके अंदर इनएफिशिएंसी तो होगी, करप्शन की वजह से होगी, ठीक है, रीजनल इम्बैलेंस की वजह से होगी, टारगेटिंग एरर्स होंगे, ठीक है, रिसोर्स अच्छे नहीं होंगे, ट्रेनिंग अच्छी नहीं होगी, ठीक है, करप्शन होगा, पॉलिटिकल इम्प्लीमेंट पॉलिटिकली ड्रिवन होगा चीज़ें, ठीक है, ओवरलैपिंग होंगी चीज़ें, तो सब में तो एक ही पॉइंट लिखना है, तो इसको ज़रूर याद रख लेना, ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ इस क्वेश्चन के अंदर नहीं, ये सारे क्वेश्चन के अंदर लग जाएगा जहाँ पर भी आपको एडमिनिस्ट्रेशन की बुराई करनी हो, ठीक है, कि कहाँ कहाँ उसकी कमियाँ हैं, बुराई से मतलब उसकी कमियाँ करनी हो, तो सबके अंदर ये फिट हो जाएगा, तो इसको ज़रूर याद कर लेना, इंक्लूडिंग GS3 एंड GS2 ऑल्सो, राइट। तो आज हम अपना लेक्चर एक बेहतर और हॉलिस्टिक, जो हर एक में यूज़ हो जाए, निमोनिक के साथ चीज़ें ख़त्म करते हैं। मिलते हैं हम एक नए सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। और इसके अंदर शायद 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं, 2 या 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं, इसको मैं बाद में करवा दूंगा, कल ही करवा दूंगा। एक क्वेश्चन ये है, दूसरा क्वेश्चन ये रहा, ठीक है। फिर हम शुरू करेंगे एक नया सब्जेक्ट, ठीक। और आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। सोसाइटी एक ऐसा टॉपिक है जो कि GS1 के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और मार्क्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेम ऐसी ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी और सोसाइटी का जो वेटेज है वो बहुत ज़्यादा है। तो आई होप आपको जो क्वेश्चन मिले होंगे वो और सारे डायमेंशन को देखते हुए मैंने इसके अंदर किए हैं, तो आपको समझ में आए होंगे। मिलते हैं एक नए टॉपिक, नए चैप्टर और एक नए सब्जेक्ट के साथ। थैंक यू सो मच।